नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां फटाफट अंदाज में हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछे। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें भेजें और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े ही सवाल भेजें। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, फिर आप अपने सवाल हमें भेजें। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक देने वाले हैं। मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, अखिलेश जैन है फाउंडर है टेक्निकल आईक्यू से। लेकिन आज हमारे साथ कुछ और मेहमान भी हैं जो अलग अलग कमोडिटीज पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पुलकित अग्रवाल हैं, हेड ऑफ कंटेंट इंडिया है, क्रॉस कमोडिटीज एक्सपर्ट S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट से। उनसे हम क्रूड मार्केट का हाल जानेंगे। साथ ही इसके अलावा राहुल चौहान हमारे साथ होंगे आइग्रेन इंडिया के, और पुखराज चोपड़ा होंगे एग्री एक्सपर्ट। उनसे हम ग्वार का हाल जानेंगे। लेकिन सबसे पहले पुलकित के पास चलते हैं। पुलकित, बताइए क्रूड को लेकर आप लोगों की नई रिपोर्ट क्या है? जिस तरह के तेजी के फंडामेंटल ज्यादातर है, पूर्वी यूरोप और खाड़ी देशों के तनाव को आप देख ही रहे हैं। रूस के 30 से ज्यादा ऑयल प्रोसेसिंग स्टोरेज सेंटर पर यूक्रेन की तरफ से अटैक किए गए हैं, ड्रोन अटैक किए गए हैं। इस तरह के बयान यूक्रेन की तरफ से भी दिए गए हैं। और रसिया को लगता है कि ये जो अटैक हो रहे हैं वो यूएस की वजह से किए जा रहे हैं, और वो इसको रिटेलिएटरी एक्शन के तौर पर रूस की तरफ से कुछ बड़ा एक्शन भी आगे देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की चिंता है। तो तमाम अभी के ज़्यादातर फैक्टर्स हैं जो क्रूड कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही इजराइल और हमास युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल पूरी तरह से सीज फायर के मूड में नहीं है। यूएस के लगातार कोशिश के बाद भी वो सीज फायर के मूड में नहीं दिख रहा है। एक ही चीज ऐसी है जो क्रूड कीमतों पर दबाव बना सकता है, वो है डिमांड को लेकर चिंता। वो कंसर्न चाइना को लेकर है, क्योंकि वहां के इकोनॉमिक नंबर्स पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। आप लोग अभी के पूरे सिचुएशन को कैसे रीड कर रहे हैं? क्या लग रहा है क्रूड की चाल कैसी रह सकती है? S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स की क्या रिपोर्ट है? धन्यवाद पहले तो मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। एंड कमोडिटी मार्केट्स की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा स्थिर हैं। आपने बहुत सारी इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का हवाला दिया, जहां यूक्रेन में भी इश्यूज हैं और इसराइल हमास में भी इश्यूज हैं, और स्वेज कैनाल में भी इश्यूज हैं। हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए। एक मेजर सप्लाई चेन है क्रूड ऑयल की। एंड बावजूद इसके क्रूड ऑयल की प्राइसेस एक वाइडर एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट ज्यादा कुछ कर नहीं रही है। तो हमारी जो एनालिटिक्स की रिपोर्ट है वो भी यही कहती है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बावजूद इन सब जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के 80 से 85 की सॉर्ट ऑफ रेंज के बीच में रह सकती है। एंड उसका एक बड़ा रीजन ये है कि क्रूड ऑयल मार्केट्स में हालांकि इतनी सारी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत मेजर सप्लाई जो है वो क्रूड ऑयल मार्केट्स की, वो अभी एक तरीके से रिजर्व कैपेसिटी में है, जो ओपेक प्लस के द्वारा इतना मेजर कट किया जा रहा है इस टाइम पे। तो तकरीबन 4 से 5% ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी एक तरीके से स्टैंड बाय पे है, जो कि मार्केट में आ सकती है अगर प्राइसेस फेवरेबल हो तो। एक 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 मार्केट का जो बैलेंस है वो इस कट्स के थ्रू बनाया हुआ है। और अगर मार्केट का बैलेंस कभी भी हिलता है तो हम ये देख सकते हैं कि जो कट्स का जो रिसीडिंग होनी है इस साल की अंत में से, उसको पहले भी लाया जा सकता है। आई मीन ऑफ कोर्स दैट इज नॉट अ इम्पॉसिबल ऑप्शन। वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से देखा जाए तो क्रूड की प्राइसेस काफी स्टेबल हैं, और उसका एक मेजर फैक्टर ऑफ कोर्स ये जो काइंड ऑफ फैट बिल्ड किया है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में बिकॉज ऑफ दीज ओपेक नॉन ओपेक कट्स, इसी वजह से है। क्या लग रहा है प्राइसेस को लेकर आप लोगों की रिपोर्ट क्या कह रही है? क्या आप लोगों ने कुछ इस तरह के एस्टिमेट लगाए हैं कि प्राइस किस दायरे में रह सकता है? मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं पूछ रहा हूं, एक रेंज बता दीजिए क्रूड के लिए, ब्रेंट को लेकर। जी, एक रेंज की बात करें तो S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट एनालिटिक्स की उम्मीद है कि क्रूड की प्राइसेस बिल्कुल वहीं रहेगी अगले कुछ महीनों में जहां अभी है। काफी एक स्टेबल सिनेरियो एक्सपेक्ट करते हैं हमारे एनालिस्ट्स, जो कि 80 से 85 की एक रेंज में।
अगर कोई इवेंट्स होते हैं, कोई जियोपॉलिटिकली फ्लेयरिंग इवेंट्स होते हैं, तब ऑफ कोर्स क्रूड की प्राइस ऊपर जा सकती है, लेकिन स्टिल एक सॉर्ट ऑफ एक प्लेग्राउंड जो है ऑयल का, वो 75 से 95 के बीच में है। एंड प्राइसेस के इस ब्रॉडर रेंज के ऊपर और नीचे जाने की उम्मीद हमारी हमारी टीम की तरफ से तो नहीं लगती। 75 से 95 ब्रॉडर, वो ब्रॉडर का मतलब क्या है, क्या टाइम फ्रेम है उसके लिए? 75 से 95 डॉलर का रेंज और 80 से 85 का टाइम फ्रेम क्या है? दोनों का टाइम फ्रेम बता दीजिए, देखिए छोटा जवाब दीजिएगा। देखिए 80 से 85 का टाइम फ्रेम अगेन अगले 4 से 6 महीने है। 75 से 95 कोई टारगेट या फोरकास्ट नहीं है। 75 से 95 एक एक सॉर्ट ऑफ केस है जब मार्केट में कुछ कुछ खराब होता है, जैसे कि हमने पिछले कुछ टाइम में देखा। अगर इसराइल में इश्यूज होते हैं या कुछ और इश्यूज होते हैं, तब क्रूड की प्राइस 85 को क्रॉस करती है, 90 की तरफ जाती है, लेकिन वापस आ जाती है। तो वो एक सॉर्ट ऑफ एक ब्रॉडर रेंज है, लेकिन अगर फोरकास्ट की बात की जाए तो वो 80 से 85 के बीच में ही है। 85 नॉर्मल अगर सब कुछ रहता है, अगर एबनॉर्मल चीजें होती है तो 75 से 95 के बीच का भी दायरा बन सकता है। एक ब्रॉडर आउटलुक वो है। चाइना के डिमांड को लेकर क्या लग रहा है? वहां के डेटा क्या आपको लग रहा है कि इतने स्ट्रांग है कि वहां पे डिमांड तेजी से बढ़ेंगे और उसका फायदा क्रूड को भी मिलेगा? एक छोटा जवाब इस पर भी दे दीजिए पुलकित आप। जी, चाइना की बात करें तो जल्दी से मैं बताएं तो चाइना में थोड़ी रिकवरी हुई है ऑयल साइड में, और ये डेटा वाइज देखने को भी मिलता है जिस तरह से क्रूड ऑयल फ्लोज में चेंजेस आया है। अगर आप वीक टू वीक फ्लोज की बात करें, लेकिन एक ब्रॉडर वे में बात की जाए तो जो गति चाइना की थी डिमांड ग्रोथ की कुछ सालों पहले तक, वो गति डेफिनेटली नहीं देखने को मिलती है। ऑफ कोर्स चाइना जो है पिछले 2 सालों के मुकाबले थोड़ा बेटर तो कर रहा है, लेकिन उस पेस पे नहीं है जिस पेस पे वो हुआ करता था। आउटलुक आप लोगों की तरफ से शुक्रिया पुलकित, एक बार फिर से आपका, आपने वक्त निकाला और आपने अपनी राय दी कच्चे तेल के मार्केट को लेकर कि आगे किस तरह का मार्केट रह सकता है, किस तरह से सिनेरियो धीरे धीरे चेंज होगा और आपको क्या करना चाहिए। चलिए, हमारे साथ दो एनालिस्ट भी हैं, मनोज जैन हैं और अखिलेश जैन हैं। मनोज जी बताइए, आपको फंडामेंटल्स की चर्चा काफ़ी हो गई, अब जो ट्रेडर देख रहे हैं आपको, उनके लिए क्या सलाह दे रहे हैं अगर वो ट्रेड करना चाह रहे हैं? फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में बता दीजिएगा। नमस्कार युष्मान जी। नमस्ते। हमारा मानना है कि अभी ओवरऑल जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव ही है। आज एक हल्की मुनाफा वसूली यहाँ देखने को मिल रही है, जो कल यूएस की वीकली इन्वेंट्री रिपोर्ट आएगी उसके पहले। तो यहाँ पे निचले स्तरों पर फिर हमारा मानना है कि एक बार 6720 730 ये एक अच्छे सपोर्ट जोन जो है उसके रूप में देखना चाहिए कच्चे तेल में। तो अगर कोई रणनीति बनानी है, अगर वर्तमान लेवल से और 25-30 रुपए की गिरावट आती है, तो यहाँ फ्यूचर्स में जो है वो एंट्री की जा सकती है। 6680 का एक स्टॉप लॉस जो है वो रखे, और ऊपर में 6810 ये अभी लक्ष्य यहाँ पे आज इंट्राडे के लिए रखना चाहिए। 110 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन यहां पर ना खरीदे, 25-30 रुपए की गिरावट आए करंट लेवल से तब खरीदे। आप बताइए अखिलेश जी, आपकी राय। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ मनोज जी से। जैसा वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल 6720 का एक बेस बनाया है, वहीं पे अगर नाइमेक्स क्रूड की बात करें तो 75 से लेकर 7550 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, और लग रहा है कि इन लेवल्स को क्रूड अभी नहीं तोड़ना चाहिए और यहाँ से जो मोमेंटम है पॉजिटिव ही रहना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि 6720 के ऊपर अगर भाव बने रहते हैं तो यहाँ पर 6910 से लेकर 7000 तक के भावों की भी आने की संभावना है। इम्पोर्टेंट डेटा भी है आज, कॉन्फिडेंस लेवल, आज कॉन्फिडेंस यूएस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तेजी करके काम करना चाहिए। ऑप्शंस में आप काम कर रहे हैं तो 6800 का जो कॉल है वो आप बाय कर सकते हैं 130 के अराउंड। 100 का इसमें स्टॉप लॉस रखें, और मुझे लगता है ग्रेजुअली जुलाई के अंदर ये 275 से 300 तक हमको देखने को मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति है क्रूड के अंदर। ओके, तो जुलाई में ये 6800 के स्ट्राइक की जो कॉल है वो 275 से 300 तक भी जा सकता है, तो एक आपके लिए ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करने का एक बेहतर मौका है। लेकिन वो प्रीमियम के लिए आपको जो स्टॉप लॉस 100 का बताया गया है वो भी आप ध्यान रखिएगा। ये अखिलेश जी की तरफ से क्रूड ऑप्शंस पर राय है। चांदी की बात कर लेते हैं। मनोज जी, चांदी बताइए, एक बड़ी गिरावट के बाद फ्राइडे के सत्र में अब 2 दिनों से एक रेंज में चांदी दिख रही है, क्या मौका है क्या इस भाव पर खरीदने का, क्या और वेट कर लें? थोड़ा वेट करना चाहिए, कोई अभी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, और मार्केट जो है यहाँ फ्राइडे को यूएस के जो डेटा आने हैं उसका वेट कर रहा है। साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि काफी सीमित दायरा बना हुआ है, और पिछले 2 सेशन से बिल्कुल लाइक हम कह सकते हैं कि रेंज बाउंड मूव
यहाँ पे बना हुआ है। ये लेवल पे कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। हमारा मानना है कि जो सपोर्ट जोन है 87,700 से 87,600 के दायरे में, वो लेवल अगर मिला तो फिर वहां पे फ्रेश एंट्री की जा सकती है। ये लेवल पे शॉर्ट की रिकमेंडेशन भी नहीं रहेगी, तो बेहतर होगा इसको काउंटर को अभी अवॉइड करें और जो डेटा आने हैं उसका एक बार यहाँ पे वेट करके चलना चाहिए। ओके, तो डेटा आने के बाद ट्रेड करें, ये बेहतर रणनीति आपके लिए है। आप बताइए अखिलेश जी, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर की चाल कैसी दिख रही है? बिल्कुल, दोनों ही का जो ट्रेड है काफी म्यूटेड है। स्पेशली गोल्ड थोड़ा सा प्रेशर में लग रहा है। यहाँ पर कॉमेक्स रेफरेंस से 2350 के नीचे जब तक भागे, यहाँ पर ऊपर के भाव में बार बार मुनाफा वसूली होती रहेगी। बट जो मुझे लग रहा है क्लियर कट जो इसका डायरेक्शन है वो वेट रहेगा इन्फ्लेशन के डेटास पे और रेट कट्स के किस तरह के सिनेरियोज रहते हैं आने वाले टाइम पे। सिल्वर में मैं सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ से 2-3% अगर गिरावट आती है तो वहां पर एक लेने का अच्छा मौका होगा। कॉमेक्स 28.40 इसका फ्रेश एक ब्रेकआउट लेवल बना था जहां से एक हमने बड़ी तेजी देखी थी। तो वहां के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो वापस से खरीदारी करनी चाहिए आने वाले सत्रों के अंदर। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। गोल्ड में उछाल में बेच सकते हैं, बट सिल्वर में आप वेट करें, नीचे मिलता है 1.5 से 2% तो वहां पर फिर लॉन्ग टर्म के लिए वापस से खरीदारी करनी चाहिए। ओके, यानी 2-3% गिरने दे, फिर लंबी अवधि के लिए चांदी आप खरीद सकते हैं। अखिलेश जी का ये व्यू चांदी को लेकर है। लेकिन चलिए, अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जो दालों पर जो स्टॉक लिमिट लगाई गई है उसका क्या असर बाजार पर हो रहा है, ये हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राहुल चौहान होंगे आइग्रेन इंडिया से, उनसे बातचीत होगी कि क्या कुछ मंडियों में चल रहा है, बताएंगे ब्रेक के बाद। के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं दालों की, क्योंकि दालों में तुअर और चने में जिस तरह से स्टॉक लिमिट लगाई गई थी तो क्या उसका असर ग्राउंड पर क्या कुछ हो रहा है। बातचीत करने के लिए राहुल चौहान है आइग्रेन इंडिया से। राहुल जी बताइए, मंडियों का क्या हाल चाल है, कुछ दाम कम हुए हैं क्या? ऑडियो में कुछ टेक्निकल दिक्कत हो रही है, वापस से आपको कनेक्ट करूंगा, लेकिन आपने जो डेटा शेयर किए हैं वो मैं दर्शक को तब तक बता देता हूं। उम्मीद करता हूं कि टीम तब तक वो ऑडियो के इशू को सॉर्ट आउट करेगी, तब हम आपके पास आएंगे। दिल्ली में चने के दाम अगर आप देखें तो 3 दिनों में करीब 200 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। दिल्ली में चने का भाव जो 3 दिन पहले 7100 रुपये प्रति क्विंटल हुआ करता था, वो अब घटकर 6,900 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास आ गया है। अकोला की अगर बात करें तो अकोला में चने का भाव 6,700 रुपये से गिरकर ये 6,500 रुपये के आसपास आ गया है। तो 200 रुपये के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है मंडियों में। और मुंबई में चना तंजानिया का जो भाव है वहाँ पर 150 रुपये प्रति क्विंटल की नरमी देखने को मिल रही है। और बिकबाली भी बढ़ी है, लिवाली भी कम हो रही है, उसका भी असर हो रहा है। तो सरकार का मकसद ये था कि जमाखोरी पर नियंत्रण हो, सट्टेबाजी रुके और भाव काबू में आ, क्योंकि जिस तरह से दालों के दाम घटे हैं। हमारे साथ राहुल जी फिर से जुड़ गए हैं। राहुल जी बताइए, आप बता रहे थे ऑडियो पूरी तरह से क्लियर नहीं था, आप बताइए क्या हो रहा है मंडियों में सर? जब से स्टॉक लिमिट लगी है तुअर पे चना पर, तब से कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। जैसा आपने अभी बताया है, अधिकतर मंडियों में भाव टूटे ही हैं और ये गिरावट आना एक स्वाभाविक था, क्योंकि स्टॉक लिमिट लगने से जो मनोवैज्ञानिक बाजारों पर असर पड़ता है ये उसी का एक हिस्सा है। और सरकार ने मेरा मानना है कि थोड़ी सी जल्दबाजी की है स्टॉक लिमिट लगाने में, क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से दलहनों की कीमतों में कोई विशेष तेजी का माहौल नहीं था। और इस समय स्टॉक लिमिट तुअर पे भी लगाई गई है और तुअर की बिजाई जो है इस समय जोरों पर चल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े किसानों का सेंटिमेंट इसको लेकर खराब हो। आगे क्या लग रहा है, क्या और कुछ संभावना, कुछ रूम है क्या, या अभी सप्लाई की स्थिति काफी टाइट है, नई सप्लाई आने में वक्त है, चाहे वो इंपोर्ट को लेकर हो या नई फसल को लेकर हो? क्योंकि तो उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि अब यहां से और गिरने वाले नहीं है, जो भी होना था वो खबर की वजह से गिरे, अब यहां से नहीं गिरने वाले हैं, दाम यहां से ऊपर ही जाएंगे। आप क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, अभी स्टॉक लिमिट लगाए जाने के बाद जो है बाजारों में चना और तुअर दोनों की बात कर रहा हूँ, इसमें बिकवाल और जो खरीदार है वो दोनों अब शांत हो चुके हैं। मतलब बिकवाल जो जो बेचना चाह रहा है वो अपने निचले प्राइसेस पे नहीं बेचना चाह रहा, और जो खरीदार है उसको वाजिब दाम नहीं मिल रहा है जिस पर वो खरीदने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर इसका असर तो पड़ेगा आगे चल के, जैसे ही बारिश होती है। और जो टाइम दिया है सरकार ने कि इतने दिनों के भीतर आपको स्टॉक तय सीमा के अंदर लाना है, तो अवेलेबिलिटी जो दालों की है वो बढ़ सकती है। कंसर्न क्या है इस टाइम कि अभी हमारा तुअर का इंपोर्ट म्यांमार से एक लिमिटेड क्वांटिटी में हो रहा है, और अब तक हम करीब 1.3 लाख टन तुअर इन 2 महीनों में इंपोर्ट कर चुके हैं, जो लास्ट ईयर 1.2 लाख टन थी। और जो तुअर आपकी अफ्रीका से आएगी वो अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी, और वहाँ करीब 10 से 11 लाख टन का उत्पादन होता है। तो वहां से जैसे इंपोर्ट चालू होता है तो अवश्य ही बाजारों में उपलब्धता बढ़ेगी। रही चने की बात, चने में अभी मात्र इन 2 महीनों में 4,500 मैट्रिक टन के करीब हमने इंपोर्ट किया है, जो लास्ट ईयर 583 मैट्रिक टन था। ऑस्ट्रेलिया की जो क्रॉप है वो सितंबर में आनी शुरू होगी, और ये माना जा रहा है कि उत्पादन 12 से 15 लाख टन पहुंच सकता है। तो चने में सभी को मालूम है कि लास्ट ईयर के मुकाबले उत्पादन में थोड़ा कमजोर रहा है, और कई लोगों के पास स्टॉक भी रखा हुआ है, सरकारी खरीद भी कम हुई है। तो इस चक्कर में लोग और तेजी की उम्मीद में बैठे हैं, और जैसा कि आपको बताया बिकवाल और लिवाल दोनों ही इस समय शांत हैं। सर, गेहूं को लेकर क्या खबर है? सर, गेहूं पर जो स्टॉक लिमिट लगी है, क्या इसका भी कुछ असर होने की संभावना है? हालांकि ये कल ही लगाए गए हैं, तो क्या गेहूं के भी दाम कुछ कम होंगे या इसी आसपास में रहने वाले हैं? देखिए, जिस दिन गेहूं की पर जो स्टॉक लिमिट लगी थी उसके बाद बाजार जो है सेम डे 60 रुपए दिल्ली गेहूं जो है वो घटा था, लेकिन आज वो स्टेबल रहा है। जो मौजूदा जो मौजूदा स्टॉक लिमिट है गेहूं पर, वो एक पर्याप्त मात्रा है। मतलब 3,000 मैट्रिक टन जो है एक बड़ी क्वांटिटी होती है, और 75% जो मिलिंग कैपेसिटी है, इतना कोई मिलिंग नहीं करता। वो 50 से 40% के बीच में मिलर्स अपना स्टॉक रखते हैं। तो इससे अभी फिलहाल निकलने के इतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा। बिग चेन रिटेलर्स हैं, उन पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर अभी सरकार ये स्थिति भाप रही है कि आगे भविष्य में उन्हें क्या करना चाहिए, और शायद ही ओएमएसएस स्कीम के तहत भी मेरा मानना है कि जल्दी ओएमएसएस के तहत कुछ एक क्वांटिटी में गेहूं की सेल की जा सकती है। तो ये व्यू है गेहूं को लेकर और पल्सेस मार्केट को लेकर। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि स्थिति क्या है, डिमांड सप्लाई की स्थिति क्या है, सरकार के एक्शन के बाद क्या कुछ मंडियों में हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्री मार्केट में ही जीरे की बात कर लेते हैं। जीरे को अगर देखें तो आज भी यहां पर तेजी थी, 29,500 रुपए के अब करीब जाकर ये जीरा वायदा बंद हुआ है। आप बताइए अखिलेश जी, क्या लग रहा है, जीरे में और तेजी बची है क्या? अगर बची है तो कहां तक? जी, स्ट्रक्चर अभी भी काफी मजबूत है, जैसे मैं कह रहा हूँ काफी सेशन से। और मुझे लगता है कि एनी करेक्शंस पे आप बाइंग का ही ध्यान रखें। इसमें 28,300 से लेकर 750 इसका एक बेस लगता है मुझे बन गया है। तो बाजार जब तक इन भाव के ऊपर है तब तक आप इसको बाय करें। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव यहाँ पे 31,000 से लेकर 32,200 अपकमिंग वीक में देखने को मिल सकता है। तो बाइंग का रणनीति रखें, और इसमें अच्छा एक बार पुल बैक लग रहा है आने वाले टाइम के अंदर। जी, की उम्मीद कर रहे हैं। मनोज जी, आप भी जीरा पर अपना व्यू रखें और बाकी मसालों पर भी। जीरे में बिल्कुल विश्वमोहन जी, पिछले सप्ताह भी आपसे बात हो रही थी तो 30,500 तक के लक्ष्य के लिए हमने यहाँ पे सुझाया था, और इनफैक्ट हमने 30,000 के ऊपर कीमतों को निकलते हुए देखा। अभी भी यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है, जैसा कि अखिलेश जी ने बताया कि जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है कमोडिटी का वो पॉजिटिव है, तो डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। स्पेसिफिक अगर लेवल की बात करूं तो 29,250 के स्तर मिलते हैं जुलाई वायदा में, तो बाय करके चलना चाहिए। 28,440 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 2 से 3 दिनों के लिए 30,800 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। दूसरा, कॉटन सीड ऑयल केक में हम लगातार यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन देते हुए आए हैं, और आज 2880 तक ये कमोडिटी जाती हुई नजर आई है। तो एक बार यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी, और बाकी जो 2 मसाले हैं वहां पे एक दायरे का ट्रेड जो है वो बना रह सकता है। तो ये व्यू कॉटन सीड ऑयल केक को लेकर और बाकी मसालों को लेकर है, लेकिन जीरा दोनों एक्सपर्ट्स को लगता है यहाँ पे खरीदना चाहिए। ऊपर में 30,450 से 32,200 तक का टारगेट अखिलेश जी का है, और मनोज जी को भी लग रहा है कि जीरा ऊपर में 30,800 रुपए तक जा सकता है। ग्वार की बात कर लेते हैं। मनोज जी बताइए, 2% टूट गया ग्वार गम, ग्वार सीड में भी आज 2% की गिरावट दिखी,
क्या हो रहा है ग्वार में? और गिरावट दिख रही है क्या आपको, और क्यों गिरा है? बिल्कुल, यहाँ पे दायरे का ट्रेड है, जो गिरावट आई है उसके पीछे मुख्य वजह जिस तरह से जो यहाँ पे राजस्थान में जो मानसून की खबरें आई थी उसके बाद से एक प्रेशर कीमतों में बनता हुआ नजर आया है। लेकिन ये दायरा अभी भी ये कमोडिटी का बना हुआ है 5300 से 5600 अगर ग्वार सीड की बात करें। और ग्वार गम हमारा मानना है कि 10,225 ऊपर में 10,800 ये रेंज अभी भी बनी हुई है। तो हमारा मानना है कि अभी ये दायरा बना रह सकता है। 5300 के आसपास यहाँ पे फिर एक बार सपोर्ट जो ग्वार सीड में देखने को मिल सकता है। अखिलेश जी छोटा जवाब दीजिएगा, मेटल पे भी आपसे जवाब पूछना है, ग्वार पे बताइए क्या करें? गंवार जैसे मैं कहता हूँ कि ये स्ट्रक्चर वाइज काफी इसमें अभी वीकनेस लगती है अभी भी, क्योंकि ये हर उछाल पे वापस से इसमें बेकारी लगती है। और जो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 5635 इन लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है नीचे का क्वेश्चन बाकी है और भाव अप टू 5200 तक भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कोई खरीदारी का मन है तो वेट करना चाहिए। अप टू 5200 तक के लक्ष्य भी मैं देखता हूँ नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फटाफट से मेटल्स में बता तो वेट दीजिए, करना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। 10 सेकंड में मेटल पे बताइए क्या टॉप ट्रेड है आपकी तरफ से, मनोज जी? यहाँ पे एल्यूमिनियम में हम देख रहे हैं कि एक दायरे का ट्रेड बना हुआ है। जुलाई का वायदा अगर 227 के स्तर पर मिलता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं। 225 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में 231 का लक्ष्य रखा जा सकता में अपनी टॉपिक बता दीजिए मेटल्स में। जिंक में मैं रिकमेंड करना चाहूंगा 258 के नीचे इस कॉन्ट्रैक्ट को आप बाय करिए पोजिशनली आउटलुक रख के। 255.50 के नीचे के स्टॉप लॉस रहेंगे। मुझे लगता है ग्रेजुअली ये 263.25 से लेकर 266 तक के लक्ष्य भी आने वाले सत्रों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो जिंक में बाइंग करके चल सकते हैं नीचे के स्तर। ओके, तो जिंक खरीदने की सलाह अखिलेश जी की तरफ से है। शुक्रिया अखिलेश जी आपका, मनोज जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने हमारे दर्शकों को फटाफट अंदाज में सभी सवालों के जवाब दे दिए। तो चलिए कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि बढ़ते समुद्र के जलस्तर, जान गंवाती प्रवासी प्रजातियां और हीट स्ट्रोक से पीड़ित लोग और गंभीर जल संकट से परेशान देश के प्रमुख शहर, इन समस्याओं के साथ साथ वायु प्रदूषण से भी पृथ्वी पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। 19 जून को एसओजीए 2024 ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 2021 में दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण 8.1 मिलियन मौतें हुई हैं, जिसमें 5 साल से कम उम्र के 7 लाख से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। मौजूदा समय में वायु प्रदूषण को दुनिया भर में होने वाली मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जिसने तंबाकू और खराब भोजन से होने वाली मौतों के पीछे छोड़ दिया है। इन सभी गंभीर बातों को ध्यान में रखते हुए हम जिम्मेदारी लेने और इस बारे में संवाद शुरू करने के लिए आए हैं, ताकि इन समस्याओं का तुरंत समाधान निकल पाए। टाइम्स नेटवर्क लाया है इंडिया क्लाइमेट समिट का पहला एडिशन, जिसमें प्रमुख क्लाइमेट वॉरियर और पॉलिसी स्टेक होल्डर शामिल होंगे। 28 जून को दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन एक सुरक्षित और मजबूत भविष्य की दिशा में संवाद बनाने की दिशा में हमारा नजरिया है। तो आप हमें अपना डिटेल्स यहां पर शेयर कर सकते हैं। तो इस खास पेशकश को वहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।